हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। प्रैक्टिस का 9वां वीडियो है, 8 वीडियो इसके पहले आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है? पहला है अंटार्कटिका, दूसरा है एशिया, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है उत्तरी अमेरिका। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी एवं सबसे प्रमुख पर्वतमाला है। तो इसमें आपका सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को कहा जाता है। पहला है टैगा, दूसरा है टुंड्रा, तीसरा है मीडोव और चौथा है स्टेपीज। तो दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है स्टेपीज। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन है? पहला है माउंट कोटोपैक्सी, दूसरा है माउंट एटना, तीसरा है माउंट अनकोकागुआ और चौथा है माउंट किलिमंजारो। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है माउंट अनकोकागुआ। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? पहला है यूग्लिना में, दूसरा है हाइड्रा में, तीसरा है जेलीफिश में और चौथा है साइकोन में। तो किसमें पाया जाता है क्लोरोफिल? तो क्लोरोफिल पाया जाता है यूग्लिना में। यूग्लिना क्लोरोफिल युक्त हरा प्रोटोजोआ है, जिसे जंतुओं और पादपों के मध्य संयोजक कड़ी कहते हैं। यह जंतु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयंपोषी और अनुपस्थिति में विषमपोषी होता है। यही कारण है इसका अध्ययन हम जंतु और पौधों दोनों में करते हैं। तो पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा यूग्लिना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वीडियो में मैंने 30 प्रश्न लिए हैं, लेकिन आज का वीडियो छोटा है। आज मैंने सिर्फ 20 प्रश्न लिए हैं। इसके पहले वाली जितनी वीडियो हैं उन सभी में मैंने 30 प्रश्न लिए हैं, लेकिन आज प्रश्नों की संख्या थोड़ी कम है। चलिए जल्दी जल्दी से प्रश्नों को देख लेते हैं, छोटा सा वीडियो है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। पहला है मोर, दूसरा है गौरैया, तीसरा सारस किरेन और चौथा तोता। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस किरेन। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? पहला है पैराथार्मोन, दूसरा है थायरोक्सिन, तीसरा है प्रोलैक्टिन और चौथा है सोमैटोट्रोपिन। तो कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? तो वह है आपका पैराथार्मोन। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। पैराथार्मोन हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को विनियमित करता है और ये थायराइड ग्रंथि के पार्श्व में स्थित होता है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। पहला है किलोमीटर में, दूसरा है डॉब्सन इकाई में, तीसरा है फैदम में और चौथा है प्रकाश वर्ष में। तो ओजोन परत की मोटाई डॉब्सन इकाई में मापी जाती है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में पाई जाती है, तो ये भी याद रखिए। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं। किसकी जड़ों में उपस्थित होते हैं ये पूछा जा रहा है। पहला है गेहूं की, दूसरा है धान की, तीसरा है दलहन की और चौथा है उपर्युक्त सभी की। तो नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु दलहन की जड़ों में उपस्थित होते हैं। नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु फलियों की जड़ों में विशेष संरचनाओं में पाए जाते हैं, जिन्हें रूट नोड्यूल कहते हैं। फलीदार पौधे फैबेसी परिवार के हैं। इन पौधों का राइजोबियम नामक बैक्टीरिया के साथ सहजीवी जुड़ाव होता है, जो उनकी जड़ों में रहता है।
तो ये भी साथ में याद रखिए। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है? पहला है एगेरिकस, दूसरा है पक्सीनिया, तीसरा है म्यूकर और चौथा है राइजोपस। तो कौन सा खाने योग्य कवक है? तो वह है एगेरिकस। पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। एगेरिकस मशरूम की एक प्रजाति है जिसमें खाद्य और जहरीली दोनों प्रजातियां शामिल हैं। तो ये भी याद रखिएगा, इसकी 2 प्रजातियां हैं, खाद्य और जहरीली। तो ये खाने योग्य मशरूम है, जो जहरीला नहीं होता है वह खाया जा सकता है। तो ये भी याद रखिए, पहला विकल्प इसमें उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं। मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं। पहला है हिमालय, दूसरा सुंदरवन, तीसरा रेगिस्तान और चौथा वर्षावन। तो मैंग्रोव पौधे सुंदरवन में पाए जाते हैं। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। ये ऐसे वृक्ष होते हैं जो खारे पानी या अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं। अक्सर यह ऐसे तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां कोई नदी किसी सागर में बह रही होती है, जिससे जल में मीठे पानी और खारे पानी का मिश्रण होता है। तो ये आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्र का पानी खारा होता है और नदी का पानी खारा नहीं होता। तो जहां पर ये मिल रहे होते हैं वहां पर ये बन पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित होती है? पहला है मूलांकुर, दूसरा है बीजपत्र, तीसरा है परांकुर और चौथा है भ्रूण पोष। तो आवृतबीजी पौधों में भ्रूण पोष की संरचना त्रिगुणित है। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवृतबीजी पौधे क्या होते हैं? ऐसे पौधे जिनके बीज आवरण से ढके होते हैं आवृतबीजी पौधे कहलाते हैं। जैसे आम है, तो ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कुल में भित्ति लग्न बीजांड न्यास पाया जाता है? पहला है ब्रेसिकेसी, दूसरा है मालवेसी, तीसरा है एस्टेरेसी और चौथा है सोलेनेसी। तो ब्रेसिकेसी कुल में भित्ति लग्न बीजांड न्यास पाया जाता है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। पहला है ग्लूकोज, दूसरा है एथिल अल्कोहल, तीसरा है मैलिक एसिड और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद पूछा गया है, तो एथिल अल्कोहल होता है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। वह श्वसन जो बिना ऑक्सीजन के होता है अवायवी श्वसन कहलाता है। जैसे सूक्ष्म जीव ग्लूकोज को एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ते हैं और ऊर्जा छोड़ते हैं, इसीलिए अवायवी श्वसन की पूरी प्रक्रिया कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में होती है। जंतुओं में जब ग्लूकोज अणु अवायवी श्वसन में टूट जाते हैं तो पाइरूवेट कोशिकाओं में रहता है। लैक्टिक एसिड को बाद में पानी और CO2 में ऑक्सीकृत करने की आवश्यकता होती है। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1916 में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पहला है आत्माराम पांडुरंग, दूसरा है DK कर्वे, तीसरा है महादेव गोविंद रानाडे और चौथा है केशव चंद्र सेन। तो 1916 में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना DK कर्वे ने की थी। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा संबंधित है। पहला है भगवान राम से, दूसरा है भगवान विष्णु से, तीसरा है भगवान शिव से और चौथा है भगवान जगन्नाथ से। तो पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। और जगन्नाथपुरी धाम है कहाँ पर? तो ये भारत के उड़ीसा राज्य में है। तो ये भी याद रखिए। और ये विश्व भर में प्रसिद्ध है, तो ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? पहला है शिप्रा, दूसरा नर्मदा, तीसरा गोदावरी और चौथा विकल्प है ताप्ती। तो नासिक में कुंभ मेले का आयोजन गोदावरी नदी के तट पर होता है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, गोदावरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संध्या क्या था? पहला है भजन, दूसरा अखबार, तीसरा राजनीतिक दल और चौथा धार्मिक संस्था। तो संध्या एक अखबार था।
जो बांग्ला भाषा में प्रतिदिन या दैनिक अखबार के रूप में प्रकाशित होता था। तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, न्यूज़पेपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है? पहला है 100 सदस्य, दूसरा 110 सदस्य, तीसरा है 80 सदस्य और चौथा है 104 सदस्य। तो उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या 100 है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? पहला है 26 जनवरी 2001 से, दूसरा है 26 जनवरी 2002 से, तीसरा है 15 अगस्त 2001 से और चौथा है 15 अगस्त 2002 से। तो भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? ये प्रभावी हुई 26 जनवरी 2002 से। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आखिरी प्रश्न। आज का वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैंने 20 प्रश्न ही ले पाए हैं। वैसे मैं प्रत्येक वीडियो में 30 प्रश्न लेती हूँ। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया? यहाँ भारत होना चाहिए। भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया? पहला है 24 जनवरी 1950, दूसरा है 26 जनवरी 1950, तीसरा है 15 अगस्त 1947 और चौथा है 26 नवंबर 1949। तो जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया 24 जनवरी 1950 को। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने कुल 20 प्रश्न लिए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।